आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ देखी होगी, नोट किया होगा आपने कि जब भी आप दरवाज़ा खोलते हैं और बाहर ज़्यादा रोशनी और कमरे के अंदर अंधेरा हो तो हमेशा यही होता है कि जब दरवाज़ा खोलते हैं तो जो रोशनी है वो दरवाजे से के कोनों से यूँ बाहर की तरफ आती है और इस तरह का एक पैटर्न आपको नज़र आता है। ये क्यों होता है? असल में इसकी वजह डायफ्रैक्शन है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि जब भी घने बादल होते हैं जैसे कि ये, और सूरज जो है उनके जो बादलों के बीच में जो थोड़े बहुत गैप होते हैं उससे जब वो निकलता है, सूरज की रोशनी सॉरी निकलती है, तो फिर वो इस तरह का एक पैटर्न बनाती है। इसकी भी रीज़न क्या है? वो है डायफ्रैक्शन, जिसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि जो लाइट है वो कोनों से, अगर मैं इस दरवाजे की बात करूं, दरवाजे के कोनों से और इन कोनों से क्या हो रही है, वो बेंड हो रही है, अपना रुख बदल रही है। और इस रुख बदलने को, इस बेंडिंग ऑफ लाइट को अराउंड कॉर्नर्स, एजेस, इसको हम क्या कहते हैं? डायफ्रैक्शन कहते हैं। कौन कर रहा है डायफ्रैक्शन? लाइट। तो इस वजह से डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये कहलाएगा। इसी डायफ्रैक्शन को अगर हम एक एनिमेशन से, जो कि fed.colorado.edu की वेबसाइट से मैंने उठाई है, इसमें अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या है, एक बेसिकली यहाँ से लाइट आ रही है और इसके सामने एक रुकावट है जिसमें बीच में एक स्लिट है, यानी थोड़ा सा गैप है। अब अगर मैं क्या करूं कि लाइट को फेंकूं तो ये आप रोशनी है जो कि इस गैप से जब जाती है तो ये देखें, ये सर्कुलर जो है ना, आप कह ले शेप में, आप कह ले स्प्रेड आउट हो गई है, फैल गई है। तो इस फैलने को, जो कि इन स्लिट के कोनों से बेसिकली इसकी वजह यही है, तो वो उस फैलने को क्या कहते हैं? डायफ्रैक्शन। और यही डायफ्रैक्शन, अगर ये जो गैप है इसको अगर मैं बढ़ा दूं और बढ़ा के मैं ज़्यादा कर दूं, तब जब ये लाइट जो है, लाइट रेज जो है वो जाएंगी, तो वो डायफ्रैक्शन बीच से अगर आप देखें तो इतनी नहीं हो रही, इतनी वाज़ेह तौर पे हमें नज़र नहीं आ रहा बीच से अगर आप देखें तो। हाँ, कोनों से फिर भी डायफ्रैक्शन फैलना जो है वो हो रहा है। तो ये इसके ऊपर भी बेसिकली डिपेंड करता है कि स्लिट के जो विड्थ है, आप कह लें इसको स्लिट विड्थ कहते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे, इसके ऊपर भी ये डिपेंड करती है। असल में अगर हम लाइट के ऊपर बात करें तो लाइट की दो नेचर हैं। एक पार्टिकल नेचर है जो कि बाद में इसको आप कह लें आइडेंटिफाई या इन्वेंट किया गया या डिस्कवर किया गया, जबकि पहले उसको एज अ वेव, लाइट को एज अ वेव कंसिडर किया जाता था। मतलब ये कि ये लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जबकि वेव क्या है कि हमें पता है कि वो एनर्जी कैरी करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इन द फॉर्म ऑफ वेव। अब जबकि पार्टिकल, यानी ये जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, लेकिन ये बात, इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, मेन चीज़ है वेव। असल में कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि डायफ्रैक्शन, जिस पे हम आज बात कर रहे हैं, और इसके साथ साथ इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, तो ये सारे फिनोमिना जो हैं ये वेव ही बेसिकली, या वेव से एसोसिएटेड हैं। वेव ही ये सारी प्रॉपर्टीज, ये बिहेवियर जो है शो करता है। एक तो हमने डायफ्रैक्शन यहाँ पर देखी इस एनिमेशन के अंदर भी, कि जो लाइट है वो स्प्रेड आउट हो रही है कोनों से, एजेस की वजह से, तो इसको डायफ्रैक्शन कह रहे थे। जबकि इंटरफेरेंस क्या है कि जब दो वेव जो है आपस में मिलती हैं, इस फिनोमिना को इंटरफेरेंस कहते हैं। जबकि रिफ्लेक्शन में क्या है कि अगर लाइट जो है वो एक किसी भी, मतलब आप कह लें मीडियम से टकरा कर बाउंस बैक होती है, तो इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। जबकि रिफ्रैक्शन में क्या है कि अगर एक लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना रुख बदल देती है। जैसे अगर पानी से वो हवा में जा रही है, हवा से पानी में जा रही है, तो वो अपना रुख बदल देती है लाइट, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। और ये सारी प्रॉपर्टीज वेव शो करता है। और इससे ये भी साबित होता है कि अगर वेव डायफ्रैक्शन शो कर रही है, इट मीन्स, सॉरी, लाइट जो है वो डायफ्रैक्शन शो कर रही है, इट मीन्स कि जो लाइट है वो वेव की तरह मतलब बिहेव कर रही है। और इससे ये साबित भी होता है कि लाइट जो है वो एक वेव है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे जहनों में एक चीज़ है कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि ये कोनों से ऐसा डिफ्रैक्ट हो रही है, सॉरी हाँ, डायफ्रैक्ट हो रही है, फैल रही है। हालांकि इसको तो, अगर ये इतने सा गैप है, तो इससे तो ये सीधा 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 जाके यहाँ पर इसको रोशनी दे देनी चाहिए। ये यहाँ पर लाइट कैसे पहुँच रही है, यहाँ पर कैसे पहुँच रही है, या यहाँ पर जहाँ पे सामने तो एक आप कह लें बैरियर है, एक रुकावट सी है, तो फिर लाइट कैसे पहुंच रही है? तो इसका जवाब जो है, या इस चीज़ को हम अब स्टडी करेंगे, और इसके लिए जो हमारी हेल्प करेगा वो होगा हाइगन प्रिंसिपल, जो कि हमें ये बताएगा कि यहाँ तक लाइट या यहाँ तक ये स्प्रेडिंग जो है, या डिफ्रैक्शन जो है, ये हो कैसे रही है। हाइगन प्रिंसिपल ऑफ वेव प्रोपिगेशन के अंदर बेसिकली हाइगन प्रिंसिपल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसको अगर मैं रिवाइज कराऊं, हाइगन प्रिंसिपल ने कहा था कि अगर हमें एक वेव की वेवलेट का पता हो तो हम उससे
अगली वेव की या आगे जो शेप है वेव की वो पता लगा सकते हैं। और उसके लिए हमने एक तरीका ये यूज़ किया था, या उसने ये कहा था कि जो एक वेव फ्रंट होती है उस पर हर एक पॉइंट जो है वो एज अ सेकेंडरी सोर्स बिहेव करता है, और फिर वही सेकेंडरी सोर्स जो है जो कि अपने हर एक पॉइंट जो है वो अपने इर्द गिर्द एक लोकलाइज वेव बनाता है, छोटी सी वेव बनाता है जिसको वेवलेट कहते हैं। जबकि वेव फ्रंट क्या होती है, अगर मैं इसको रिवाइज कराऊं, होता ही है कि एक वेव की अगर मैं ऐसे पॉइंट को एक लाइन से जोड़ूं, जैसे कि अगर ये एक पॉइंट है, ये क्रस्ट है, ये दोनों का फेज एक ही है, और इनको मैं एक पॉइंट से जोड़ दूं इस तरह आगे आने वाले क्रस्ट को भी, तो ये जो जिस लाइन से मैंने जोड़ा है इसको वेव फ्रंट कहते हैं। और इस वेव फ्रंट के ऊपर हर एक पॉइंट जो है एज अ वेवलेट यानी एक सेकेंडरी सोर्स यानी एक लोकलाइज वेव के तौर पर बिहेव करता है। सेकेंडरी सोर्स क्या, जैसे ये लाइट है, ये एक सोर्स है जिससे लाइट निकल रही है, इस तरह इस पॉइंट पे से भी बेसिकली एक लाइट एक वेव निकल रही है जो कि अगली वेव या अगली वेवलेट जो है या अगली वेव फ्रंट जो है वो बना रही है। अब इसी हाइगन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हम इस चीज़ को अब देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट करते हैं हमारे पास ये तो हमने ब्लॉक्स टाइप चीज़ें रखी हैं और इसके बीच में एक गैप है जिसको अगर हम फिजिक्स की टर्म में बात करें तो इसको बेसिकली स्लिट कहा जाता है। अब इस स्लिट के थ्रू आपके पास लाइट जो है वो यहाँ से जाकर यहाँ पर आएगी और ये गैप है और इससे डिफ्रैक्शन होगी जैसे हमने एनिमेशन में देखी थी। और हम फर्स्ट करते हैं कि ये आपके पास वेव फ्रंट हैं जो कि बेसिकली हम पढ़ चुके हैं। लाइट की जो लाइट से जो आप कह लें एक लाइट आ रही है जिसके वेव फ्रंट्स हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली हैं। और जाहिर है यहाँ पर इस लाइट की कोई ना कोई जो होगी ना वो वेवलेंथ भी होगी जिसको मैं लैम्ब्डा कह रहा हूँ, और इसको लेबल भी कर लेता हूँ कि ये क्या है, वेवलेंथ। जबकि ये जो गैप है जिसको स्लिट विड्थ हमने कहा था, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डी से, और इसको हम कहते हैं स्लिट विड्थ, जिसको मैं यहाँ पे आपके सामने लेबल भी कर लेता हूँ। अब जाहिर है ये डायफ्रैक्शन होगी, और हमने एक चीज़ देखी थी कि जब भी गैप जो है ये डी जो है ये छोटा होगा तो हमें ज़्यादा आसानी से जो डायफ्रैक्शन है वो नज़र आएगी। एक प्रॉपर सर्कुलर सा जो आपके पास पैटर्न हमें नज़र आएगा कि हाँ ये जो डायफ्रैक्शन हो रही है। अब होता क्या है, असल में इसकी रीज़न ये है डी के साथ जो लेम्टा वाली चीज़ है, असल में होता ये है कि जो ये डी है या जो लेम्टा है इसको आपस में कंपेयर होना या कंपेरेबल होना ज़रूरी है। मतलब कि अब लाइट की अगर मैं बात करूं कि वेवलेंथ कितनी होती है, वो होती है माइक्रोमीटर्स में होती है। फर्स्ट करें 1 माइक्रोमीटर की ये लाइट है जिसकी वेवलेंथ जो है वो 1 माइक्रोमीटर है, जो कि बहुत छोटी है। अब जो डी है उसको भी तकरीबन तकरीबन इसके इस लेम्टा के बराबर होना होगा, जो कि यानी आप कह लें कि 1 माइक्रोमीटर की रेंज में या उसके आस माइक्रोमीटर की रेंज के आसपास ही इस ये डी अगर विड्थ होगी तभी हमें डायफ्रैक्शन नज़र आएगी। और अगर ये फर्ज करें सेंटीमीटर में होगा तो वो गैप ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें उस तरफ वेव जो है वो आप कह लें कि डायफ्रैक्ट होकर नज़र नहीं आएगी, जिसको बेसिकली कहते हैं कंपेरेबल होना। मतलब लेम्टा जो है वो अगर कंपेरेबल हो किसके साथ, डी के साथ, जिसको हम लिख भी लूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा कि कंपेरेबल हो, तकरीबन तकरीबन बराबर हो या उसी की रेंज में हो दोनों, तो फिर हमें एक डायफ्रैक्शन पैटर्न प्रॉपरली नज़र आएगा। ये आप कह लें बुनियादी शर्त है डायफ्रैक्शन को देखने की, या आप कह लें ज़्यादा अच्छी जो डायफ्रैक्शन है उसको देखने के लिए। अब आगे चलते हैं और इसको डिस्कस करते हैं कि भाई ऐसा क्या हो रहा है। यहाँ पे होता यह है कि फर्स्ट करें ये जो है ये आपके पास जो लाइट है ये यहाँ से ये वाला इसका जो पोर्शन है वो यहाँ पर आ गया है। अब जब ये यहाँ पर आ गया है जिसको मैं अब ग्रीन से रिप्रेजेंट करता हूँ जो कि ताकि डिफरेंस हो, होता यह है कि हमने ये हाइगन प्रिंसिपल में पढ़ा है कि जो वेव फ्रंट है, जिसको मैं ये लेबल भी कर लेता हूँ कि ये जो लाइंस हैं ये बेसिकली वेव फ्रंट है, और इसमें से जो अगर आप देखें तो ये जो लाइन का ये वाला पोर्शन है जो कि यहाँ पे पहुँच गया ये भी एक वेव फ्रंट है। तो हाइगन प्रिंसिपल ने हमें कहा था कि वेव फ्रंट के ऊपर हर एक पॉइंट जो है वो एज ए सेकेंडरी सोर्स एक्ट करता है। अब सेकेंडरी सोर्स एक्ट करने का मतलब ये जो पॉइंट्स मैंने ड्रॉ किए हैं ये एज ए सेकेंडरी सोर्स एक्ट कर रहे हैं, और सेकेंडरी सोर्स एक्ट करने का मतलब ये है कि ये अपने इर्द गिर्द एक छोटी वेव बना लेते हैं, जैसे ये मैंने बना ली है। इस तरह ये पॉइंट अपने इर्द गिर्द एक वेव बना लेगा, जिसको मैं अगर ये बना लूँ इसी तरीके से ये अगला भी बनाएगा और करते करते ये भी, और इससे ये होगा कि आपके पास एक नई वेव आ जाएगी जो वेव फ्रंट आ जाएगी। और यही फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो वेव आएगी ये अपने इसके इर्द गिर्द जो पॉइंट हो गए, जिसको मैं चलें दूसरे कलर से शो करता हूँ, ये पॉइंट हो गए, ये पॉइंट हो गए, ये पॉइंट और ये, तो इससे ये होगा कि ये हर एक पॉइंट जो है एज अ सेकेंडरी सोर्स एक्ट करेगा और इसी के इर्द गिर्द वो अपनी एक वेव बनाएगा जो कि इस तरफ भी होगी हर तरफ होगी आप कह लें। तो इससे क्या होगा
कि वो जो सेकेंडरी वेव एज अ सोर्स, सॉरी सेकेंडरी वेव कह लें या सेकेंडरी सोर्स जो है, उसकी वजह से ये जो चीज़ है, ये जो लाइट है, वो यहाँ पर भी जा रही है और यहाँ पर भी जा रही है, यहाँ पर भी जा रही है, और करते करते हर तरफ फैल रही है, मतलब यूं हर तरफ फैल रही है, जिसकी वजह से आपके पास एक सर्कुलर सा, जस्ट टू बी प्रिसाइज अगर मैं बात करूं तो सेमी सर्कुलर जो है वो, मतलब आधा सर्कल टाइप जो है पैटर्न हमारे पास बनता है, जो कि हमने देखा भी, जो कि अगर मैं रफ सा इस तरह ड्रॉ करूं तो ये आपके पास इस तरह करके पैटर्न बनता है। तो बेसिकली हमें ये जो जो पहला है, ये हमें किसने जवाब दिया, हाइगन प्रिंसिपल ने, जो कि जिसने कहा कि हर पॉइंट जो वेव फ्रंट के ऊपर होता है वह सेकेंडरी सोर्स एक्ट करता है, जिसको वेवलेट कहते हैं, और उसकी वजह से हर एक पॉइंट पे आप कह लें कि एक सर्कुलर सी, सेमी सर्कुलर सा एक वेवलेट बनने की वजह से, लोकलाइज वेव बनने की वजह से जो वेव है वो हर तरफ जा रही होती है, जिसको हमने अभी देखा भी ड्रॉ करके। अब अगर मैं क्या करूँ, इसके सामने एक स्क्रीन रख दूँ, स्क्रीन जब रखूँगा तो ये आप कह लें इस तरह का एक पैटर्न हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आता है डायफ्रैक्शन का, जिसपे जो सेंटर होता है, सेंटर पे हमें जो है वो ब्राइट स्पॉट नजर आता है, यानी आप कह लें रोशनी नजर आती है, और सही ज्यादा वाली, जिसकी इंटेंसिटी आप कह लें सही ज्यादा होती है। जबकि अगर इसी पॉइंट से ऊपर ऊपर जाएंगे तो वो जो इंटेंसिटी है उस ब्राइट पोर्शन की वो कम होती जा रही होती है, कम होती जा रही होती है। जैसे कि अगर आप देखें तो इससे नीचे जा रहा हूँ तो वो इंटेंसिटी कम हो रही है, जबकि ऊपर जा रहा हूँ तो वो भी कम हो रही है। और जिसके लिए अगर मैं एक इंटेंसिटी का ग्राफ भी ड्रॉ करूं तो ये आपके पास इस तरह का एक ग्राफ आता है, जिसमें इंटेंसिटी से मेरा मतलब है कि शिद्दत आप कह लें। तो इसमें जो ये वाला बीच वाला जो स्पॉट होता है उसकी सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, और उस साइड पे कम, और फिर नीचे भी और कम हो रही होती है। अब ये कैसे कम होती है, ऐसे पैटर्न क्यों नज़र आता है, ये आगे लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने ये देखा कि ये डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है हमें ऐसे नज़र आता है। तो आज हमने बात की डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, जिसमें हमने डायफ्रैक्शन को देखा और इसकी बुनियादी एक शर्त थी कंपेरेबल वाली, वो भी हमने देखी, और इसका पैटर्न देखा कि किस तरह का बनता है, और ये डायफ्रैक्शन होती ही क्यों है, और इसका जवाब है हाइगन प्रिंसिपल से मिला, और हमने उसको डिस्कस किया। तो आज हमने डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात की।